हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जैसा कि आप सबको पता है कि ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है, क्योंकि एक्ट काफ़ी ज़्यादा वेरियस का आता है। बट स्टूडेंट के सामने मेन प्रॉब्लम ये आती है कि एक्ट काफ़ी ज़्यादा लेंथ है, काफ़ी ज़्यादा कंसेप्ट है, छोटी छोटी बातें काफ़ी ज़्यादा जाननी पड़ती है। तो अपन इस लेक्चर के अंदर कोशिश करेंगे कॉन्ट्रैक्ट को स्मॉल स्मॉल पार्ट में करके कंप्लीट करें, और पूरी कोशिश होगी फाउंडेशन कंप्लीट लो कंप्लीट इन 12 आवर्स। तो नाउ स्टार्ट। सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट मीन्स एग्रीमेंट विच वाज इन्फोर्सेबल बाय लॉ। यानी कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए चीजों का जरूरी है। फर्स्ट एग्रीमेंट होना चाहिए, और सेकंड वो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। तो अब दोनों एग्रीमेंट और इन्फोर्सेबल लॉ बाय लॉ का मीनिंग क्लियर करते हैं। सबसे पहले मीनिंग क्लियर करते हैं एग्रीमेंट का। एग्रीमेंट मीन्स प्रोमिसेस और सेट ऑफ प्रोमिसेस। या शॉर्ट बात करें तो एग्रीमेंट के अंदर होता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। एक पार्टी ऑफर देती है, दूसरी पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट करती है। वो चीज आपका क्या कहलाता है? एग्रीमेंट। या आउट करके फॉर्मूला ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू एग्रीमेंट। यानी एक पार्टी ऑफर दी, दूसरी पार्टी उसी ऑफर को एक्सेप्ट करेगी, तो दोनों पार्टी के बीच में क्या जाएगा आपका? एग्रीमेंट। अब अगली बात, टाइप ऑफ एग्रीमेंट कितने टाइप के एग्रीमेंट होते हैं? एग्रीमेंट होता है दो का, लीगल एग्रीमेंट और फैमिली एग्रीमेंट। लीगल एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर दोनों पार्टी की लीगल राइट एंड ड्यूटीज होती है। अब सर दो पार्टी कौन कौन सी? एक पार्टी ऑफर देने वाली, दूसरी पार्टी उस ऑफर को एक्सेप्ट करने वाली। तो लीगल एग्रीमेंट के अंदर दोनों पार्टीज की लीगल राइट एंड ड्यूटीज होती है। अगर एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में अपने काम को, वर्क को, कंडीशन को करने में बीच करती है, तो सेकंड पार्टी उसके अगेंस्ट कोर्ट केस कर सकती है लीगल एग्रीमेंट के अंदर। लेकिन वही एग्रीमेंट आपका फैमिली एग्रीमेंट है, जिसके अंदर कोई लीगल राइट एंड ड्यूटी नहीं होगी। वहां पे पार्टी की मॉरल राइट एंड मॉरल ड्यूटीज होगी। यानी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने पे दूसरी पार्टी उस मेन पार्टी के अगेंस्ट कोर्ट केस नहीं कर सकती है। एग्जाम्पल सारे को साथ में गिवन है, ध्यान से आराम से रीड आउट कर लेना। आगे चलें इन्फोर्सिबिलिटी, सेक्शन 10। बेटा जहां जहां सेक्शन बोलूंगा वही सेक्शन याद करना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लॉ के रिगार्डिंग एक मेंटेलिटी थी है कि लॉ में काफी ज्यादा सर और मैडम जो पढ़ाते हैं वो एक ही बात बोलते हैं, ना तो सेक्शन याद करना है ना केस याद करनी है। यही तो सबसे बड़ी गलत थ्योरी होती है, क्योंकि अगर आप सेक्शन और केस याद नहीं करोगे, आप एग्जाम में कभी भी लॉ के अंदर 50-60% से स्कोर अचीव कर पाओगे। सारे सेक्शन याद करने पर तो इम्पोर्टेंट है, उन्हीं को अपन को याद करना है, और उन्हीं केस को अपन को याद करना है। क्योंकि केस एग्जाम में लिखने से आपकी कॉपी दूसरों कॉपी से काफी ज्यादा अट्रैक्टिव और बेटर बनेगी, और अपना स्कोर काफी अच्छा होगा। तो नाउ स्टार्ट इन्फोर्सिबिलिटी। क्यों पढ़ रहे हैं इन्फोर्सिबिलिटी का मतलब? क्योंकि अभी अपन पर क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने के लिए दो चीजों को होना जरूरी है, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबल बाय लॉ। एग्रीमेंट का मतलब क्लियर हो गया, और प्लस एक्सेप्टेंस। अब इन्फोर्सिबल लॉ का मतलब ये होता है कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसको लॉ के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, फुलफिल किया जा सकता है। इन्फोर्सिबिलिटी के अंदर आप 7 कंडीशन आएगी, जिसमें सेक्शन 10 के अंदर 7 कंडीशन। पहला, पार्टी का इंटेंशन होना चाहिए कि वो कौन सा रिलेशनशिप बनाना चाहती है, लीगल रिलेशनशिप। पार्टी की कंसेंट जो मिले वो कंसेंट होनी चाहिए, फ्री कंसेंट, यानी ना किसी बर्डन, बिना किसी दबाव के। जो पार्टीज है वो कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए कॉम्पिटेंट पार्टी होनी चाहिए। जो कंसिडरेशन दिया है वो कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए, आपका ऑब्जेक्टिव लॉफुल होना चाहिए। एग्रीमेंट किसी भी कंडीशन पे वाइड डिक्लेयर नहीं होना चाहिए, यानी एग्रीमेंट आपका वैलिड होनी चाहिए। सारी लीगल फॉर्मेलिटीज के रिगार्डिंग कंप्लीट होनी चाहिए। अगर सातों कंडीशन फुलफिल कर दी तो आपका कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल बाय लॉ माना जाएगा। और जैसे ही एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय बना, अगला मतलब इन्फोर्सिबल बाय लॉ बना, आपका एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी आते ही ये आपका क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये फॉर्मूला देखो, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी आते ही वो कॉन्ट्रैक्ट की डिफाइन रहेगी। आगे चलें। आगे डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट, डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। तो देखो, एग्रीमेंट का मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी। एग्रीमेंट कवर होता है सेक्शन 10 के अंदर, कॉन्ट्रैक्ट कोई लीगल रिलेशनशिप बनाता है, जबकि एग्रीमेंट में कोई लीगल रिलेशनशिप नहीं होते। एग्रीमेंट का स्कोप वाइडर है, कॉन्ट्रैक्ट का स्कोप नैरो है। वाइडर क्यों? क्योंकि ऑल एग्रीमेंट नॉट कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट। यहाँ तक आई थिंक अपना क्लियर होता है। कितनी बातें क्लियर कर अपन ने? 2 बात। फर्स्ट थिंग एग्रीमेंट, दूसरा इन्फोर्सिबिलिटी। अब चालू करेंगे कॉन्ट्रैक्ट के टाइप के होते हैं। ध्यान से समझना, कॉन्ट्रैक्ट के टाइप तो 3 है, लेकिन अपन को एक तो याद रखना है। फर्स्ट ये टाइप है, सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन, ये आपका टाइप नंबर 2 गया। और तीसरा ऑन द बेसिस ऑफ इन्फोर्सिबिलिटी, ये टाइप नंबर 3 गया। इन तीनों के अंदर सब पार्ट्स आएंगे। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट के टाइप के बारे में बात करते हैं।
याद रखना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन, क्रिएशन, इन्फोर्सिबिलिटी, 3 टाइप होते हैं, तीनों के अंदर पार्ट होते हैं। फटाफट से रिवाइज करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट होता है 2 टाइप का। एग्जीक्यूशन के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट होता है 2 टाइप का, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। अब ये एक्सप्रेस और इम्प्लाइड वर्ड बेटा बहुत बार आगे बहुत बार आने वाले हैं, इनको फटाफट से कवर कर लें। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जहां पे कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन मोड या तो रिटर्न है या और है, स्पोकन वर्ड्स में है या में। इन शॉर्ट अगर बात करें तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऑफर एक्सेप्टर को कॉन्ट्रैक्ट की सारी टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर कट सी मोड में स्पेसिफाई में डिटेल में देता है, चाहे वो मोड ओरल हो चाहे वो मोड रिटर्न हो। लेकिन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन को क्लियर वे में नहीं बताया जाता, किसी सर्कमस्टेंसेस के अंदर ऑटोमेटिक बन जाता है। एग्जांपल देता हूं आपको, एग्जांपल ये लिखा हुआ है, एग्जांपल रीड आउट करके देता हूं। बाकी इन नोट्स के अंदर काफी अच्छे से तैयारी की गई है, एग्जांपल बहुत ज्यादा कवर है, आराम से पढ़ना। एक एग्जांपल आता है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का। एग्जांपल क्या है, जैसे आप किसी रेलवे स्टेशन पे उतरे, रेलवे स्टेशन पे उतरने के बाद आपके सामान को किसी कुली ने पिकअप किया और कुली ने बिना आपसे पूछे आपके सामान को उठाया, आपके सामने उठाया, आपकी नॉलेज में उठाया और सामान अपने साथ उठा के आपके साथ गाड़ी में पार्किंग में आके आपकी गाड़ी में आपका सामान लोड कर दिया। अब आपको उसको कुली को पेमेंट करना होगा, यस ऑफ कोर्स करना होगा। ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बना? इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एंड कंडीशन और रिटर्न में प्रिस्क्राइब नहीं हुई पर टर्म्स एंड कंडीशन थी। ओके, अब अगला कॉन्ट्रैक्ट का नाम आता है इसमें टैसिट कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल एक साइलेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसके बारे में ऑफर एक्सेप्टेंस में कोई बातें नहीं होती, ऑटोमेटिकली बन जाता है। अगला सबसे मेन ई कॉन्ट्रैक्ट, नया है बेटा, याद रखना। ई कॉन्ट्रैक्ट किसका टाइप है? ये किसका टाइप है? ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन। चलो सर, कॉन्ट्रैक्ट बहुत इजी है। अभी मुझे एक बात बताओ, सब जने रिवाइज करना, एग्रीमेंट करने के लिए चीजें होना जरूरी है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, तभी जाके क्या बनता है? एग्रीमेंट। तो ई कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को ऑफर किया है, दूसरी पार्टी ने ऑफर एक्सेप्ट किया है। ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू कंप्लीट हुई है। कौन मीडिया के थ्रू? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कंप्लीट हुई है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है ई कॉन्ट्रैक्ट। अरे ऑनलाइन शॉपिंग यार, ऑनलाइन शॉपिंग का एग्जांपल डन। अब क्रिएशन के 2 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटिव। ध्यान से समझना, एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां दो पार्टीज ने अपनी लीगल फॉर्मेलिटी कंप्लीट करी है, काम कंप्लीट हो चुका है, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन दोनों में से किसी एक को अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना बाकी है, वो कॉन्ट्रैक्ट आपका कहलाएगा एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। अगला इन्फोर्सिबिलिटी के बेस पे आपके साथ टाइप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, बहुत इजी है, बहुत इजी कंसेप्ट समझना, क्योंकि लोग नहीं आ रहा मेरे भाई। इन्फोर्सिबिलिटी के बेसिस पे पहला वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर इन्फोर्सिबिलिटी सेक्शन 10 में बताई हुई सातों की सातों कंडीशन फुलफिल हो चुकी है, वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आता है। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और तीसरा आ रहा है वॉइड एग्रीमेंट। मैं दोनों को बिल्कुल साथ में ले रहा हूँ। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त तो लिखा, बात को समझ में। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसका एग्रीमेंट जब बना था ना तो लिखा था, लेकिन बाद में किसी सर्कमस्टेंसेस की वजह से अब उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट नहीं किया जा सकता, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन वॉइड एग्रीमेंट की अगर बात करूं, वॉइड एग्रीमेंट वो एग्रीमेंट होता है जो एग्रीमेंट बनाते हुए गलत था। दोनों का एग्जांपल ध्यान से समझना, आप बता कौन सा वॉइड एग्रीमेंट है, कौन सा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। सोचो ध्यान। मिस्टर ए था, उसने मिस बी को शादी के लिए प्रपोजल की, दोनों की एंगेजमेंट हो गई। एंगेजमेंट हुई तो दोनों बिल्कुल सही कंडीशन में थे, लेकिन शादी की फिक्स डेट से पहले मिस्टर ए फेल हो जाता है। अब बताओ क्या यहाँ पे बी मिस्टर ए से शादी करी? नहीं। कि वॉइड एग्रीमेंट था, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट था? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट था, क्योंकि इस टाइम कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस टाइम ए और बी दोनों सही थे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद एक पागल हो जाने की वजह से अब कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया जा सकता। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट आएगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। जस्ट इसी अंदर अगर बात करें, आपने किसी के साथ चोरी करने का, केस करने का या कोई गलत काम का इलीगल एग्रीमेंट किया या कोई भी गलत ऐसे एग्रीमेंट किया पॉसिबल ही नहीं। जैसे एक बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रॉमिस किया कि वो उसके चांद तारे तोड़ लाएगा, कौन सा एग्रीमेंट है ये? वॉइड एग्रीमेंट, क्योंकि शुरुआत से इम्पॉसिबल टास्क है, पॉसिबल ही नहीं। वॉइडेबल
वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इस पे तो पूरा चैप्टर आगे जाके वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, पर अभी के लिए शॉर्ट समझते हैं। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जो किसी एक पार्टी एग्रीड पार्टी होती है, तो एग्रीड पार्टी के ओपिनियन पे डिपेंड करता है कि वो चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करा सकती है और चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट करने से मना कर सकती है। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है वॉइडेबल। यानी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट अगर वो एग्रीड पार्टी चाहे तो उसको वॉइड डिक्लेयर करे, चाहे तो उसको वैलिड डिक्लेयर करे। यानी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट आगे वैलिड भी बन सकता है और वॉइड भी बन सकता है। एक एग्जांपल सोचो, ए ने मिस्टर बी बच्चे को किडनैप कर लिया और किडनैप करने के बाद ये धमकी देता है कि आपका मकान भी 50 लाख का है, तो मुझे 10 लाख में बेचो। अरे कंसिडरेशन भी आ गया और भी आ गया, एक्सेप्टेंस भी गया, सारी कंडीशन भी पूरी है, बट जो कंसेंट थी वो कंसेंट फ्री नहीं थी। अब उस बंदे ने वो मकान 10 लाख में दे तो दिया मजबूरी के अंदर। अब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कौन सा बन जाएगा? वॉइडेबल। अब यहाँ पे एक ऑप्शन करता है कि ए चाहे तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड करा सकता है कोर्ट में केस करके, और चाहे तो कौन झगड़ा करे वैलिड भी सकता है। आगे इलीगल टाइम एग्रीमेंट के उस टाइम ही अनलॉफुल था। इलीगल एग्रीमेंट यूनिलैटरल और बायलैटरल, आप दोनों ऊपर पढ़ के आ चुके हो, एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी का नाम है। बट यहाँ पे ध्यान से नोट्स के अंदर कॉपी करके लिख लेना, यूनिलैटरल बायलैटरल एग्जीक्यूटरी, जहाँ पे एक पार्टी का ऑब्लिगेशन करना बाकी है, और यूनिलैटरल दोनों पार्टी ने अपना ऑब्लिगेशन कंप्लीट कर लिया है। यहाँ तक बेटा अगर रिवाइज करें तो स्टार्टिंग 11 की क्लास के अंदर अपन ने कितनी चीजें कवर पढ़ ली। एग्रीमेंट का मतलब, एग्रीमेंट के टाइप्स, इनफोर्सिबिलिटी वाले एक सेक्शन याद करा आपको, सेक्शन नंबर 10। कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स, 3 टाइप का कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ, साथ में रिवाइज करते चलो, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन और ऑन द बेसिस ऑफ इनफोर्सिबिलिटी। इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है? केवल वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट, ध्यान रखना। अब अगला शानदार टॉपिक चालू होने वाला है जिसका नाम है ऑफर, क्योंकि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस लाके क्या बनती है? एग्रीमेंट। तो अगला टॉपिक ऑफर। ऑफर का मतलब क्या होगा? जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी विलिंगनेस यानी अपनी इच्छा, जो किसी को करने और नहीं करने की रिगार्डिंग हो सकती है, अपनी विलिंगनेस प्रेजेंट करता है, तो वो क्या कहलाएगा? ऑफर। ऑफर ध्यान रखना, फॉर डू समथिंग और नॉट डू समथिंग दोनों के लिए हो सकता है। बट एक पार्टी की विलिंगनेस होती है, वो अपनी विलिंगनेस किसी दूसरी पार्टी को एक्सप्रेस करती है, इसी क्या कहते हैं? ऑफर। नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो किसी को प्रपोजल देना क्या कहलाता है? ऑफर। अब मोड ऑफ मेकिंग ऑफ ऑफर, कैसे ऑफर किया जा सकता है? 2 तरीके से। ये मैंने कहा एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ऊपर भी पढ़ाया था, वापस बार आ रहा है ध्यान से। कैसे ऑफर किया जाता है? एक्सप्रेस और आइदर रिटन और स्पोकन। इम्प्लाइड ऑफर, जिसमें कोई रिटन स्पोकन वर्ड नहीं है, जो कि ऑटोमेटिक सर्कमस्टेंसेस के थ्रू बन चुका है, वो कौन सा ऑफर कहलाएगा? इम्प्लाइड ऑफर। दोनों बातें पे क्लियर? तो ऑफर कैसे बनेगा? ऑफर कैसे बनेगा? वर्ड पे ध्यान देना। ऑफर कैसे बनेगा? तो एक्सप्रेस या इम्प्लाइड। वो एग्जांपल आ गया कुली वाला, आगे तीनों एग्जांपल रीड आउट कर लेना। अब ऑफर किसके बनेगा? वर्ड पढ़ना। कैसे ऑफर बनेगा? किसके लिए ऑफर बनेगा? किसके लिए ऑफर? 2 टाइप का। अगर आप ऑफर स्पेशल ऑफर है, मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर ग्रुप के लिए, तो ऑफर स्पेशल ऑफर कहलाता है। और जनरल ऑफर एनीवन एक्सेप्ट कर सकता है, वो कहलाता है जनरल ऑफर। एग्जांपल दूंगा, उसके बाद कोई डाउट नहीं बचेगा। स्पेशल ऑफर, शादी का बायोडेटा किसी पर्टिकुलर घर पे सेंड आउट करना, पर्टिकुलर गर्ल के लिए भेजना। मुझे बताओ वो गर्ल एक्सेप्ट करेगी यार? उसके फैमिली वाले एक्सेप्ट करेंगे? कोई पड़ोसी लड़की आके थोड़ा एक्सेप्ट कर लेगी? कौन सा ऑफर कहलाएगा? स्पेशल ऑफर। और एक आपने अपना रिज्यूम बना के शादी.com पे लगाया, तो वहाँ शादी.com पे तो कोई भी आपका रिज्यूम देख के एक्सेप्ट कर सकता है, वो कौन सा ऑफर है? जनरल ऑफर। बात समझ में आई? जनरल ऑफर एनीवन एक्सेप्टेड, स्पेशल ऑफर ओनली स्पेशल पर्सन जिसको ऑफर किया गया है वो एक्सेप्ट कर सकता है। 2 बातें बताई मैंने अभी तक, ऑफर कैसे करना है, किसको करना है। तीसरा, अब एक वैलिड ऑफर के अंदर क्या क्या बातें होना जरूरी है? वैलिड ऑफर के अंदर किन किन बातों का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है? पहला, ऑफर सर्टेन होना चाहिए। अरे भाई ऑफर डिसाइड होना चाहिए ना कि लेना क्या है, ऑफर देना क्या है। अगर ऑफर डिसाइडेड नहीं है तो अगला बंदा उसको एक्सेप्ट कैसे करेगा? अगला बंदा उसको एक्सेप्ट करेगा कैसे? ध्यान रखना। तो पहली कंडीशन, ऑफर सर्टेन होना चाहिए। मतलब आप किसी शॉप पे गए, शॉप पे जाके उसको बोलो कि मुझे ऑयल चाहिए, आपने ऑयल की क्वालिटी नहीं बताई कि आपको क्या चाहिए, सोयाबीन चाहिए, मूंगफली चाहिए, सरसों चाहिए, कैसे? अरे तो जब तक आप ऑफर क्लियर कर दोगे, अगली पार्टी कैसे उस ऑफर को एक्सेप्ट करेगी? दुकानदार कैसे बोलेगा कि उसके पास अवेलेबल है भी या नहीं है, किस रेट में अवेलेबल है, वो बता ही नहीं सकता कि आपका ऑफर अभी सर्टेन नहीं है। दूसरा,
ऑफर करने के अंदर सबसे मेन बात आपका इंटेंशन होना चाहिए कि अगला बंदा उसको एक्सेप्ट करे। यानी ऑफर भी मस्ती मजाक नहीं किया जाता। जिस बंदे को आप ऑफर किया है उस बंदे की इंटेंशन होनी चाहिए, बंदे की इच्छा होनी चाहिए कि वो उस ऑफर को एक्सेप्ट करे। अगर उसको ऑफर को एक्सेप्ट करने की इच्छा नहीं है तो वो ऑफर उस बंदे को करना ही नहीं चाहिए था। तीसरा, ऑफर के अंदर लीगल रिलेशनशिप आने चाहिए। यहाँ पे जवाब मुझे आप सबसे चाहिए, आप सबसे चाहिए लीगल रिलेशनशिप कैसे, लीगल रिलेशनशिप कैसे याद करो बेटा। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट के 2 टाइप, फर्स्ट लीगल एग्रीमेंट, फैमिली एग्रीमेंट। तो ऑफर अगर वैलिड बनाना है तो आपका ऑफर लीगल एग्रीमेंट होना चाहिए, ना कि फैमिली एग्रीमेंट। ईच ऑफ मस्ट कम्युनिकेट, अरे कॉमन सेंस की बात है, हर ऑफर के ना चाहिए कम्युनिकेट। जब तक बताओगे नहीं अरे को पता कैसे चला, तो हर ऑफर क्या चाहिए, कम्युनिकेट। पढ़ के देख लेना क्यों बातें आ रही है। जैसे रेन ऑफर की परचेज करना है 50 फीट ऑफ लेदर फ्रॉम जेड, जेड इन द जेड is in the meantime sold his business to B. Therefore, instead of Z, B supplied leather to J. He refused to accept the leather. It was held that the offer was not communicated to the B, and so B no legal right to accept the offer made by J. So no contract has concluded between J and B. एग्जाम्पल सर कुछ समझ में नहीं मैं समझाता हूँ। हर ऑफर कम्युनिकेट होना चाहिए। किसको कम्युनिकेट, जिसकी आप एक्सेप्ट लेना चाहते हो, एक्सेप्टर, उसको कम्युनिकेट होना चाहिए। एग्जाम्पल पढ़ना, अरे भाई जिन्हें ऑफर किया था, जे एक बंदा था जिसको लेदर परचेज करनी थी, उसने ऑफर किया जेड को। जे लेदर सोल्ड करने वाला पर्सन था, लेकिन ऑफर देने से पहले ही पता नहीं था उसको कि जेड ने वो बिजनेस बी को सोल्ड आउट कर दी, और उसने गलती से किसको दिया, जेड को। जब देना किसको चाहिए था, बी को। क्या ऑफर कम्युनिकेट हुआ, नहीं हुआ। क्या कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, नहीं बनेगा। अगला, एन ऑफर नॉट इम्पोज एनी ऑफरी बर्डन। एग्जाम्पल, ऑफर देने वाला बंदा ऑफर के ऊपर किसी टाइप का कोई लीगल बर्डन नहीं डालेगा, किसी भी टाइप को एक्स्ट्रा बर्डन नहीं डालेगा। ये एक्सेप्टर के अंदर फ्री कंसेंट होनी चाहिए, चाहे तो एक्सेप्ट ऑफर को एक्सेप्ट करे चाहे ना करे। बात समझना कैसे, भाई मैंने को कार बेचने का बदले में मुझे कह रहे हो कि मैं कार तो परचेज कराऊं, लेकिन बदले में आप स्कूटी लो। अरे यार ये कौन सा बर्डन हुआ, बर्डन होना चाहिए, फ्री है, तुझे लेना हो ले, नहीं लेना हो मत ले। अगला सबसे इम्पोर्टेंट, मेरी तो इम्पोर्टेंट सबसे अब तक जाके रहा है वो है, इस केस स्टडी को आपको याद करना है बाय नेम, नाम याद करना, थॉमस वर्सेस एलम एंड रेलवे कंपनी। वापस कह रहा हूँ बहुत कम जगह केस स्टडी याद करने को बोलूंगा, हाँ याद करने को बोलिए, मतलब याद करना ही करना है। क्या पॉइंट क्या चाह रहा है, पॉइंट नंबर 6 कि जो भी ऑफर के अंदर कंडीशन है वो कंडीशन कम्युनिकेट होनी चाहिए। मतलब कंडीशन आप अगली पार्टी को बताओगे तभी तो कंडीशन होगी। जैसे एग्जाम्पल एक केस स्टडी क्या कहना चाह रहा है, थॉमस वर्सेस एलम एंड सन एंड रेलवे कंपनी। केस स्टडी सुनना, थॉमस नाम का कोई बंदा था कि रेलवे स्टेशन गया, उसने टिकट वगैरह परचेज किया। रेलवे अथॉरिटी की कंडीशन थी, साफ साफ लिखी हुई थी टिकट के पीछे कि अगर कोई भी हादसा होता है, दुर्घटना होती है, कुछ भी एक्सीडेंट होता है, रेलवे अथॉरिटी लेवल नहीं है, ठीक है, यानी अपने जान की रक्षा स्वयं करें, साफ लिखा हुआ था। लेकिन थॉमस इलिटरेट था, पढ़ना लिखना नहीं जानता, उसने वो कंडीशन पढ़ी, उसके साथ कोई ट्रेजेडी हो गई। थॉमस क्लेम मांग रहा है रेलवे अथॉरिटी से, क्या मांग सकता है, नहीं मांग सकता, क्योंकि रेलवे अथॉरिटी ने अपनी कंडीशन साफ साफ कम्युनिकेट की थी, वो आपने नहीं पढ़ी, आपकी प्रॉब्लम है। अरे टीचर सिर्फ पढ़ा सकता है यार, आपने नहीं पढ़ा, आप पास नहीं हुए, आप फेल हो रहे हो, इसमें उनकी क्या गलती, बात समझ में आई। इस स्टडी का नाम जरूर करना, वापस कह रहा हूँ पहली केस स्टडी याद करा केवल, और केस स्टडी मान के चलो, रिजल्ट के बाद आप खुद याद करोगे कि शानदार तरीके से में स्कोर हो रहा है। अगला, ऑफर अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, बहुत एक बार रीड कर लेना, क्वेश्चन फॉर्म में हो सकता है, इन्विटेशन हो सकता है, या स्टेटमेंट इन्विटेशन के फॉर्म में हो सकता है। अब आगे दो मेरे सबसे ज्यादा फेवरेट, एक तो क्रॉस ऑफर और दूसरा काउंटर ऑफर। क्रॉस ऑफर और दूसरा काउंटर ऑफर। चालू करें, क्रॉस ऑफर और काउंटर ऑफर दोनों आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, बाकी ऑटोमेटिक आपका एक क्लियर हो जाएगा। चलो देखिए, क्रॉस ऑफर के अंदर क्या होगी, दो पार्टीज एक दूसरे को सेम टॉपिक का, सेम कंटेंट का ऑफर, सेम प्राइस पे, सेम टाइम पे करती है। ऑफर क्या कहलाएगा, क्रॉस ऑफर। एग्जांपल, ए बी को अपना हाउस होल्ड करना चाहता है, बी भी ए का हाउस खरीदना चाहता है। ए बी को मकान 50 लाख में बेचना चाहता है, बी भी ए को मकान 50 लाख में बेचना चाहता है। दोनों का सेम ऑफर है, दोनों पार्टी वो ऑफर सेम टाइम पे एक दूसरे को कर दिया।
यानी दोनों एक दूसरे से मिले। ए बी को कहता है मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, बी ए को कहता है मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अब दोनों ने जो अपनी बात बोली, दोनों की बात सेम थी। उन्होंने बोला क्या कॉन्सिडेंस है? अब बताओ ये ऑफर कौन सा ऑफर हो गया? क्रॉस ऑफर, क्योंकि अपन एग्रीमेंट क्या पड़ा, एक पार्टी क्या होनी चाहिए ऑफर और दूसरी पार्टी क्या होनी चाहिए एक्सेप्टर, या तो दोनों पार्टी ऑफर हो गई। तो अब कौन सा ऑफर बन गया? क्रॉस ऑफर। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए क्या ऑफर दो पार्टी ऑफर बन सकती है? ये सब क्रॉस ऑफर केस के अंदर। लेकिन अब सोचो काउंटर ऑफर, समझना उसी एग्जांपल को। ये अपना हाउस बेचना चाहे बी को, बी अपना हाउस खरीदना चाहता है ए का, ए बेचना चाह रहा है 50 लाख में और बी परचेज करना चाह रहा है 40 लाख में। तो हुआ क्या कि ए ने बी को ऑफर किया 50 लाख रुपीस का, बी ने ऑफर के बदले में क्या रिप्लाई मारा कि मैं हाउस परचेज करने को तो एग्री हूँ, बट इसे कितना दूंगा? 45 लाख। क्या मतलब? इसका मतलब एक बात निकल रही है, आपके ऑफर के बदले में उसने आपको रिवर्स ऑफर दिया, उल्टी बाजी उसके हाथ में गई। उसने आपको उल्टा क्या दाव खेल गया कि मैं हाउस परचेज करने को तो रेडी हूँ पर पैसे 50 नहीं दूंगा, 45। तो अभी किसके ऑप्शन पर डिपेंड करता है? आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि अब आप 45 करना चाह रहे हो या नहीं। तो क्या मैं बोलूँ एक बात, ऑफर क्या बन गया? एक्सेप्टर। तो एग्जामिनेशन आ जाए कौन सा ऐसा केस होता है जहाँ पे ऑफर क्या बन जाता है? एक्सेप्टर। कौन सा केस? काउंटर ऑफर। आई क्लियर? आगे रिवोकेशन ऑफ ऑफर कैसे कैसे किया जा सकता है, रिवोकेशन क्या कैसे होता है, इसके सातों आठों पॉइंट एक बार में क्लियर करते हैं। बहुत इजी टॉपिक है, ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले रिवोकेशन कैसे किया जाता है? सोचो ऑफर देने के बाद अगर आपको ये फील होता है कि ऑफर मैंने दिया किसी भी रीजन से गलत हो गई, जो ऑफर को चेंज करना है, तो आप ऑफर को कब चेंज कर सकते हो? जब तक एक्सेप्ट नहीं है, जब तक एक्सेप्टर ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन एक बार एक्सेप्टर ने उस ऑप्शन को एक्सेप्ट कर लिया, अब आपके हाथ में कुछ भी ऑप्शन नहीं है, अब आपको ऑफर कंप्लीट नहीं करना पड़ेगा। सेकंड, क्या टाइम पीरियड है? लेंथ ऑफ टाइम। और कब तक एक्सेप्ट करना चाहिए? ऑफर कब तक एक्सेप्ट करना चाहिए? क्या अनलिमिटेड टाइम होता है क्या? नहीं, या तो ऑफर के अंदर टाइम पीरियड एक्सपायर मेंशन है तो उसी टाइम पीरियड में एक्सेप्ट होना चाहिए, उसी टाइम पीरियड में ऑफर एक्सेप्ट होना चाहिए। लेकिन ऑफर के अंदर कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं है तो ऑफर को एक रीजनेबल टाइम पीरियड में एक्सेप्ट किया जाता है। तीसरा, अगर कोई ऑफर ने कोई कंडीशन के लिए मेंशन की है ऑफर में कि आपको एक कंडीशन मानी है, तो अब ऑफर के ऊपर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लीगल बात है, उसको कंडीशन को माननी पड़ेगी। अगर वो कंडीशन नहीं मानता है तो ऑफर कंप्लीट नहीं माना जाएगा। डेथ के केस में, डेथ और अनसर्टेनिटी के केस में की रूल है कि अगर की डेथ एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट करने से पहले हो जाती है तब वहाँ पे ऑफर वैलिड माना जाएगा, ऑफर कैंसिल हो जाएगा। लेकिन बाद में डेथ होने पर उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। काउंटर ऑफर ऊपर ही पड़ आ चुके हैं, जब काउंटर ऑफर में अपना ऑफर कैंसिल हो जाता है। रिजेक्शन, अगली पार्टी ने अपना रिजेक्ट कर दिया, कोई बात नहीं, आपने प्रपोजल लिया, अगले ने रिजेक्ट कर दिया। और अगर अगला आपका ऑफर इलीगल है तो ऑफर इलीगल है तो भाई साहब खेल ही कम, आगे बात ही नहीं बढ़ेगी, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ठीक, आपका ऑफर खत्म हो गया। तो बताओ बेटा ऑफर में क्या क्या पढ़ा अपन ने? क्या पढ़ा ऑफर में? किसको ऑफर करना है, कैसे ऑफर करना है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज नहीं है और ऑफर को कैंसिल करना है। एक बार वर्ड में सब बोल जाओ, किसको ऑफर करना है, सॉरी कैसे ऑफर करना है, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, किसको करना है, स्पेशल और जनरल, क्या क्या फॉर्मेलिटीज नहीं है, असर्टेन होना चाहिए, कम्युनिकेट होना चाहिए, थॉमस वाली एसटीडी, और कैसे किया जाता है। 7 पॉइंट बेटा हर जगह के रिवाइज करते रहना, तभी आगे बढ़ने का मजा आएगा। और अब तक बताओ ऑफर में 10 मिनट का वीडियो सुन तुम क्या याद करने को बोला? सिर्फ 2 बातें, सेक्शन 10 इन्फोर्सिबिलिटी और एक केस स्टडी थॉमस वाली, बाकी मैंने कुछ याद नहीं कराया अभी तक। आगे अगला टॉपिक एक्सेप्टेंस। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है? जिस पार्टी को आपने ऑफर दिया वो पार्टी उस टर्म्स एंड कंडीशन एग्री कर रही है और उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रही है, तो क्या माना जाएगा? एक्सेप्टेंस। डिफाइन पढ़ के देखो, when person to whom is proposal is made, यानी जिसको ऑफर किया गया है, significance is the sense that the proposal is said to be accepted, उसकी कंडीशन अगर वो एग्री कर लेता है तो फिर प्रपोजल क्या माना जाएगा? एक्सेप्ट माना जाएगा, मतलब क्या बन जाएगा? प्रॉमिस। और आप देख लो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस क्या बन गया? अब बताओ एक्सटेंस के अंदर क्या क्या इसेंशियल कंडीशन होनी चाहिए? बेटा सारी बातें वो की लौट आएगी जो ऑफर में थी, विश्वास नहीं होता पढ़ के देख लो। पहले एब्सोल्यूट और अनक्वालिफाइड, एक्सेप्ट के हाथ में ये बात होती है उसको एक्सेप्टर को ऑफर एक्सेप्ट करना है, लेकिन एक्सेप्टर ऑफर को एक्सेप्ट करते वक्त कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं डाल सकता। जिस टर्म्स एंड कंडीशन में उसको ऑफर मिला है उसी टर्म्स एंड कंडीशन में उसको ऑफर एक्सेप्ट करना है। अब सर जबरदस्ती है,
अरे नहीं है बेटा, कोई जबरदस्ती नहीं है, लेकिन अगर आप टर्म्स एंड कंडीशन डाल दोगे तो वो तो एक्सपेंस ही क्यों हुई, तो काउंटर हो गया ना। तभी तो मैं ऊपर बोला है क्रॉस और ऑफर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोचना आपको ऑफर दिया 50 लाख में अपना मकान बेचने का, तो आपकी एक्सेप्टेंस कब रिव्यू मानी जाएगी, तब आप एक्सेप्ट करो उस मकान को। कितने में एक्सेप्ट करो, 50 में, तभी एक्सेप्टेंस पूरी है। सोचो आपने मुझे रिटर्न में दिया, नहीं नहीं हम तो 50 नहीं 45 दें, अरे तो एक्सेप्ट छोड़ना है, वो तो आपने कौन सा वापस कर दिया, काउंटर ऑफर। समझ में आया। सेकंड पॉइंट, एक्सेप्ट क्या होनी चाहिए, कम्युनिकेट ऊपर भी बताया था। अरे जब तक बताओगे नहीं तब तक कम्युनिकेशन कैसे वो पूरी हो जाएगी। तो एक्सेप्ट करने के बाद एक्सेप्टर अपनी एक्सेप्टेंस को किसको बताया, ऑफरर को। तीसरा, क्या एक्सेप्टेंस का मोड होना चाहिए, याद करो मोड अगर मोड पहले ही ऑफर क्लियर मेंशन है तो जिस मोड में ऑर्डर ने बोला है उसी मोड में एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। अगर मोड को एक्सेप्टेंस नहीं है तो कोई भी रीजनेबल मोड में आप एक्सप्रेस कर सकते हो। एग्जांपल, अगर सेल ने करते हो क्लियर मोड एक्सप्रेस किया था कि पैसा बैंक अकाउंट में ही आना चाहिए, तो अब पैसा बैंक अकाउंट में ही आना चाहिए। लेकिन अगर कोई मोड प्रेसेप्ट नहीं है तो नॉर्मल रीजनल मोड आप ले सकते हो। साइलेंस को कभी आपका एक्सपेंस नहीं माना जाता, वैसे केस स्टडी भी इंपॉर्टेंट है पर एग्जीक्यूशन 3-4 बार आ चुके हैं तो अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। साइलेंस को कभी एक्सेप्टेंस नहीं माना जाता, मतलब आपको ऑफर दिया या तो यार हाँ बताया ना बोलो, आप चाप बैठे हो सुमड़े की जैसे, ना हाँ बोला ना बोला, चुपचाप कीप ड्रॉप साइलेंस। क्या मैं उसको हाँ मान लूँगा, नेवर, कभी हाँ नहीं मानी जाएगी। कौन एक्सेप्ट कर सकता है, इसका आंसर तो मैं नहीं दे रहा हूँ यार, ऊपर पढ़ के आए पर कैसे ऑफर करना है। अरे स्पेसिफिक और जनरल, अब मुझे बताओ मैंने अगर स्पेशल ऑफर किया है तो एक्सेप्ट वही करेगा जिसको किया है, कोई पड़ोस कर लेगा वही करेगा। लेकिन अगर जनरल ऑफर है तो एक्सेप्ट कौन करेगा, एनीवन एनीवन एनीवन। टाइम लिमिट है, टाइम लिमिट क्या है, ऊपर ऑफर के अंदर टाइम लिमिट बोली, अगर टाइम लिमिट मेंशन है तो एक्सेप्टेंस उसी टाइम पीरियड आनी चाहिए, और अगर टाइम लिमिट मेंशन नहीं है तो रीजनेबल टाइम पीरियड में। क्या एक्सेप्टेंस को ऑफर रिस्पॉन्सिव बोला जाता है, यस। क्या ऑफर एक्सेप्टेंस कब तक देनी चाहिए, बिना ऑफर एक्सपायर हुए उससे पहले। अगर एक बार ऑफर का टाइम एक्सपायर हो गया तो अब उसकी एक्सेप्टेंस का कोई मतलब नहीं है। अगला टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वर्ड पे जाना मैंने कैसे ला, भावना जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो इसके टॉपिक खत्म होता है, आपकी पहली यूनिट खत्म हो रही है, पहली यूनिट में ऑफर एक्सेप्टेंस खत्म हो रही है। लिख के लो कोरे कागज, इस चैप्टर से क्वेश्चन एक ही 2-3 ही बन रहे हैं। सेक्शन इनफॉर्मेलिटी, काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर, ठीक है, और तीसरा कम्युनिकेशन वाला, इन तीन के अलावा नहीं बनेगा, क्या रख लेना। कम्युनिकेशन कंप्लीट आना चाहिए, बहुत तगड़ा है, इसको तो विद एग्जांपल आपको रीड आउट करना है ध्यान से। कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाएगा और कम्युनिकेशन को हटा दिया माना जाएगा। पहला, कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर कंप्लीट माना जाएगा। ऑफर की बात, ऑफर कम्युनिकेट कब माना जाएगा, जब वो किस नॉलेज में आ जाए, एक्सेप्टर की नॉलेज में, उस दिन आपका ऑफर कम्युनिकेट हुआ माना जाएगा। ऑफर खत्म, अब एक्सेप्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन मानी जाएगी, कब एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कंप्लीट माना जाएगा। पहला, ऑफर के अगेंस्ट, जिस दिन आपने एक्सेप्टेंस को अपने हाथ से मानना कर दिया, उस ऑफर के अगेंस्ट, और एक्सेप्ट के अगेंस्ट जिस दिन वो उस नॉलेज में आ गई है। सर समझ में नहीं आया, एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपके सारे डाउट क्लियर, दोनों कम्युनिकेशन क्लियर। एग्जांपल ध्यान सुन लेना, हो सके तो भी लेना। 1 जनवरी के दिन ए बी को ऑफर दिया, बी के पास ऑफर पहुंचा 3 जनवरी के दिन, तो ऑफर का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हुआ माना गया, 3 जनवरी, जिस दिन वो बी की नॉलेज में आया। बी ने अपना रिप्लाई 6 जनवरी के दिन प्रिपेयर किया, और 6 जनवरी के दिन बी ने अपना रिप्लाई बाय पोस्ट रवाना कर दिया। ऑफर के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस कब पूरी होनी जाएगी, 6 जनवरी, लेकिन वो 6 जनवरी की पोस्ट को मिली 9 जनवरी को, यानी एक ही नॉलेज में कब, 9 जनवरी को। तो एक्सेप्ट के अगेंस्ट एक्सेप्टेंस कब मानी जाएगी, 9 जनवरी। देखो है कंफ्यूजन, ये जो एग्जाम बोला सेम टू सेम लिखा हुआ है, एक बार डाउट कर लेना, वीडियो को करके नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो व्हाट्सएप कर देना, नोट्स आपको प्रिंट कॉपी पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, रिवोकेशन, अरे कब हटा सकते हैं, ऊपर ही क्या आए थे, ऊपर ही क्या आए थे। ऑफर को कब तक योग कर सकते हैं, जब तक वो एक्सेप्टर की नॉलेज में ना आए, और एक्सेप्टेंस को कब वो किया जा सकता है, जब तक वो ऑफर की नजर में ना आए। देखो समझा जाए तो बहुत इजी, नहीं समझा जाए तो बहुत टफ है। वापस कह रहा हूँ, 2 इंपॉर्टेंट बोलिए, सेक्शन 10
इन्फोर्सिबिलिटी वाले लो, यहाँ तक आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हुई है, चलते हैं सेकेंड यूनिट कंसिडरेशन के अंदर।